Hi everyone, my name is Ramay and I'm a chartered accountant. Today we are starting our journey of CFA and IDT. Without taking much of your time, let's quickly get into today's topic, which is value of supply. So value of supply हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, हम लोग पहले इससे पढ़ेंगे, फिर हम लोग नोट्स को रेफर करेंगे, एक एक एग्जाम्पल से एक एक केस देखते जाएंगे, फिर हम लोग नोट्स को रेफर होगा आपका और ICAI का मटेरियल पूरा ही कवर होगा। ये रिविजन ऐसे ही बनाया गया है ताकि जो फर्स्ट टाइम आईडीटी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। सो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वाई वैल्यू ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्यों ही पढ़ते हैं हम लोग, क्यों पढ़ना जरूरी है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का अगर बेसिक मतलब हम लोग देखें तो ये यही है कि जिस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, जिस वैल्यू पे जीएसटी कैलकुलेट होगा, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो आप बाकी सारे प्रोविजन जीएसटी के कितने सही अप्लाई कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई ही गलत है। बिकॉज एग्जाम्पल आप देखिए, एक फर्स्ट केस में वैल्यू जो है 1000 रुपए है, 18% टैक्स है तो टैक्स का अमाउंट हो गया 180 रुपए। सो वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स। तो जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना ज्यादा टैक्स का अमाउंट होगा, मतलब वैल्यू और अमाउंट ऑफ टैक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैल्यू जितना बढ़ेगा टैक्स का अमाउंट भी उतना ही बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वैल्यू सही हो, बिकॉज वैल्यू अगर सही नहीं होगा तो टैक्स गलत कैलकुलेट होगा, और टैक्स अगर गलत कैलकुलेट होगा तो सरकार को कोई भी एक ट्रांजेक्शन पे टैक्स कम मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू और टैक्स के रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या चीज? अमाउंट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी में क्या डिफाइंड है। सो इसको भी एक एग्जांपल से ही हम लोग देखते हैं। मिस्टर ए इज बाइंग अ पेन फ्रॉम मिस्टर बी फॉर ₹5। मिस्टर ए इज बाइंग अ पेन, मिस्टर ए है एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए इसको ₹5 दे रहा है, उसके बदले में ये इसको पेन दे रहा है। ये एक ट्रांजेक्शन है, क्या चीज का ट्रांजेक्शन है? ये एक सेल ट्रांजेक्शन है, ये एक ट्रांजेक्शन है। ये किस वैल्यू पे इस ट्रांजेक्शन को किया जा रहा है? सर ₹5 पे। यही है सर वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स ट्रांजेक्शन वैल्यू। ये ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, सेल वैल्यू या दूसरा कुछ वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया है? बिकॉज आप लोग पढ़े होंगे सप्लाई में सेक्शन 7 जो सप्लाई के बारे में बताता है, सप्लाई इंक्लूड सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, सब कुछ। तो इट्स नॉट ओनली द केस कि सेल इज ओनली द सप्लाई एंड अदर थिंग्स लाइक बार्टर एक्सेट्रा आर नॉट सप्लाई। सो इसीलिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू लिखा गया है। सो व्हाट इज ट्रांजेक्शन वैल्यू? ट्रांजेक्शन वैल्यू इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। जो प्राइस हम लोग देते हैं या जो प्राइस हमको पे करना है उस पर्टिकुलर गुड्स या सप्लाई के लिए, अपने केस में पेन के लिए, पेन खरीदने के लिए जो हमें प्राइस पे करना है वही हो गया हमारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू, और जो ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गया वही हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स ट्रांजेक्शन वैल्यू विच इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये तभी ये डेफिनेशन अप्लाई होगा जब सप्लायर और रेसिपिएंट, सप्लायर मतलब जो सप्लाई कर रहा है, रेसिपिएंट मतलब जिसे सप्लाई मिल रहा है, तो सप्लायर और रेसिपिएंट जो है रिलेटेड नहीं हो और प्राइस ही एकमात्र कंसिडरेशन। मतलब अगर सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड है, मान लो फादर और सन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ये दोनों रिलेटेड पर्सन अगर हैं तो इस केस में ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा।
इसीलिए नहीं होगा बिकॉज ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड होगा। फादर और सन के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा ये जरूरी नहीं एक्चुअल प्राइस पे हो, और अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू इन्फ्लुएंस है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू को टैक्स के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट ऑफ टैक्स भी इन्फ्लुएंस्ड ही आएगा, और मैक्सिमम केस में कम ही आएगा, ज्यादा तो नहीं आएगा। और दूसरा केस है जहां पे प्राइस ही सोल कंसिडरेशन नहीं है। प्राइस को आप ऐसे समझ, मनी मनी के टर्म्स में अगर अपन समझेंगे, फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप सेल किया जा रहा है इन एक्सचेंज ऑफ अ फोन, मोबाइल फोन प्लस ₹30,000। तो दिस 30,000 इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। इस लैपटॉप के बदले में बस ये 30,000 नहीं मिल रहा है, इस लैपटॉप के बदले में एक मोबाइल फोन भी दिया जा रहा है। तो इन दिस केस price is not the sole consideration, so transaction value will not be 30,000, transaction value will be calculated। so हम लोग अगर ऐसे देखेंगे तो इस चैप्टर में हम लोग एक जनरल प्रोविजन है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, जो है क्योंकि प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सेकेंड है कुछ इसमें इंक्लूड होगा, कुछ इसमें कुछ चीजें इंक्लूड होगा, कुछ चीजें एक्सक्लूड होंगी। नेक्स्ट है जब ये बेसिक प्रिंसिपल जिस केस में अप्लाई नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल जब अपना सप्लायर और रेसिपिएंट जो है रिलेटेड है। सेकेंड केस जहां पे प्राइस जो है सोल कंसिडरेशन नहीं है। फिर आएगा कुछ स्पेसिफिक सप्लाई जिसका वैल्यूएशन पहले से ही बता के रखा है कि उनका वैल्यूएशन कैसे होगा, उसमें हम लोग को ट्रांजेक्शन वैल्यू का प्रिंसिपल नहीं लगाना है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू विच इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, नहीं, उसमें कुछ स्पेशल केसेस है उसको हम लोग देखेंगे, स्पेसिफिक सप्लाईज। फिर एक बेसिक सा प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, बस फिर खत्म हो जाएगा। ये इसको आप इसमें भी इंक्लूड करके मान सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, हम लोग पहले नोट्स को ओपन कर लेते हैं। तो अब हम लोग नोट्स में चल के एक बार इसके डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 15 में। ये याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आप ये याद रख सकते हैं। So what is value of supply? Value of supply of goods or services or both shall be the transaction value. So transaction value will be the value of supply. तो transaction value का मतलब क्या होता है? Transaction value is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both. कहाँ पे अप्लाई होगा? जब रेसिपिएंट और सप्लायर रिलेटेड नहीं होंगे और प्राइस सोल कंसिडरेशन होगा सप्लाई का। तो value of supply shall be the transaction value which is price actually paid or payable for the supply of particular goods or services, और बहुत दो ही चीज का सप्लाई हो सकता है, या गुड्स का हो या सर्विस का हो या दोनों का हो सकता है। तो ये तभी अप्लाई होगा ये प्रोविजन जब सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। रिलेटेड में क्या क्या आएगा वो हम लोग डेफिनेशन उसका देखेंगे, वो भी डिफाइंड है। तो रिलेटेड पर्सन दोनों नहीं हो और प्राइस ही एकमात्र उसका कंसिडरेशन हो। कंसिडरेशन मतलब होता है क्विड प्रो क्वो। ये आप लोग सप्लाई चैप्टर में डिटेल में पढ़े होंगे, जब सप्लाई चैप्टर डिस्कस होगा तो फिर से वापस से एक बार देखेंगे। तो प्राइस ही एकमात्र कंसिडरेशन हो उस पर्टिकुलर चीज का। नाउ सर्टेन इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स। इंक्लूजन्स मतलब होता है क्या चीजें इसमें ऐड होगी, क्या चीजें इसमें ऐड नहीं होगी। तो हम लोग अपने इसमें आते हैं, हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर डिस्कसिंग इंक्लूजन्स। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टैक्स सेस फी। कोई भी टैक्स, कोई भी सेस, कोई भी फी जो किसी भी एक्ट के अंदर में लेवी किया जा रहा है अदर देन जीएसटी एक्ट। जीएसटी एक्ट मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आपका जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट, इस एक्ट को छोड़कर कोई भी टैक्स अगर आपका लेवी किया जा रहा है और ये सप्लायर आपसे सेपरेटली चार्ज कर रहा है तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। इंक्लूजन्स मीन्स एडिशंस। एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी, एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटी, एग्जाम्पल म्युनिसिपल टैक्स,
ये सब वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा, पर वेरी इंपॉर्टेंट ऐड तभी होगा जब आपसे सेपरेटली सप्लायर ने चार्ज करा है। इसका कस्टम ड्यूटी का एक एग्जांपल, इंपोर्ट ऑफ गुड्स जब करते हैं हम, मिस्टर ए इज इंपोर्टिंग अ गुड्स फ्रॉम कनाडा, कनाडा से एक गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है जिसका एसेसेबल वैल्यू, कस्टम्स में एसेसेबल वैल्यू होता है रुपीज 1 लाख है। इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा, अब 5% मान लें, 1 लाख का 5% हो गया 5,000। ये जो वैल्यू है 1,05,000, अब IGST जब लगेगा, लेट अस अज्यूम टैक्स रेट एज 18%, तो IGST जब लगेगा तो IGST इस वैल्यू पे लगेगा, ना कि इस वैल्यू पे। इसको ऐड करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी को, फिर जो वैल्यू आएगा उस पे IGST कैलकुलेट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ₹18,900। समझ में आ रहा है? सेम केस होगा, कोई म्युनिसिपल ड्यूटी हो, कुछ भी हो। इसमें एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई कार परचेज करने गए, उस कार का मिस्टर ए जो है एक कार परचेज करने गया जिसका वैल्यू था 12 लाख रुपए। ठीक है, अब सप्लायर ने कहा एक से TCS है, मान लेते हैं हम लोग, रेट एज्यूम कर लेते हैं अपने हिसाब से, एक्चुअल रेट ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो 12 लाख रुपए पे बोला एक से TCS कटेगा आपका इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में, कटेगा नहीं, आपको देना है। TCS is something which is collected, so apart from this I am also collecting TCS from my buyer and I am paying it to the income tax department, and when buyer will file its return he will get the credit, and if his tax payable is less than this then he will get refund of this TCS. So ये TCS कटा, अगर 12 लाख का 1% TCS है, फॉर एग्जाम्पल 12,000, तो TCS और ये टैक्स, अभी GST अभी नहीं लगा है, तो TCS और ये जोड़ के आता है, दोनों ऐड होके आ जाएगा 12,12,000 रुपीज। तो अब GST जो लगेगा, GST आपको CGST, SGST, IGST कुछ भी हो सकता है, हम एक बार सिंप्लिसिटी के लिए GST लिख रहे हैं, मान लेते हैं 18%। अब इस वैल्यू पे GST लगेगा या इस वैल्यू पे लगेगा, तो इसमें एक क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन मेरे तरफ से नहीं है, ये सर्कुलर है, CBIC ने सर्कुलर इशू करा है कि ये TCS जो है, TCS वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज दिस इज, TCS जो है ये टैक्स नहीं है, ये एक इंटरिम लेवी है। ये क्या है? इंटरिम लेवी है, ये टैक्स के कैरेक्टर का नहीं है, टैक्स के कैरेक्टर का ये नहीं है। तो GST जब लगेगा, GST इस पे ही लगेगा, तो 12 लाख इंटू 18%, 12 लाख इंटू 18%, 2,16,000। समझ आ रहा है? अब हम लोग एक बार वापस से नोट्स में जाते हैं और एक बार हम लोग इसको रेफर करते हैं। So any tax, duty or cess or fees and charges levied under any law for the time being in force, कोई भी लॉ में ये चार्जेस लेवी किया जा रहा है अदर देन GST, GST को छोड़ के, पर बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, इफ सेपरेटली चार्ज बाय द सप्लायर, अगर आपसे चार्ज ही नहीं किया जा रहा है तो आपको ये पे करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब इसे ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमसे लिया ही नहीं गया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट कैसे बनेगा? इसका आपका एक क्लैरिफिकेशन है, एक इसमें क्लैरिफिकेशन है, ये देखिए, फर्स्ट इज TCS collected under income tax act would not be includable, ये इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ इंटरिम लेवी नॉट हैविंग कैरेक्टर ऑफ टैक्सिंग। मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि TCS इंक्लूड नहीं होगा, तो TCS को इंक्लूड नहीं करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटी, वैट, कस्टम ड्यूटी, म्युनिसिपल टैक्स, कुछ भी हो,
इन केस ऑफ टोबैको एक्साइज ड्यूटी इज लेविड, पहले ऐसा था पर अब क्या है, स्पेसिफिक वैल्यूएशन प्रिंसिपल उसके लिए बता दिया गया, तो जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब हम लोग देख लेंगे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में कस्टम ड्यूटी को आप लोग ऐड कर दीजिएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट प्रोविजन वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हम लोग इसको एक बार इसको भी जो है इससे देख लेते हैं। एक केस देखिए आप लोग। सो I have done a contract with Mr. A for organizing one students meet। जब हम लोग पढ़ा रहे हैं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, तो हम लोग एक स्टूडेंट्स मीट करने का सोच रहे हैं, तो हमने मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको एक स्टूडेंट्स मीट ऑर्गेनाइज करना है। परफेक्ट। स्टूडेंट्स मीट में अपना बेवरेजेस भी होंगे, फूडिंग भी होगी, इसमें डेकोरेशंस के भी काम होगा और भी बहुत कुछ होगा। तो अब जब मिस्टर ए से मैंने मिस्टर ए से जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा था इस स्टूडेंट्स मीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो इसका फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख रुपए था, ये आप एक्सक्लूडिंग जीएसटी मानिएगा। तो जब इस 5 लाख रुपए था, तो 5 लाख इसके लिए भी था, इसके लिए भी था, इसके लिए भी था, टोटल सब कुछ मिला के था। अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने मुझसे कहा, मिस्टर ए ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मिस्टर ए ने बेवरेजेस के लिए मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट करा कि तुम बेवरेजेस वहां पे, सॉफ्ट ड्रिंक्स वहां पे पहुंचा दो उस वेन्यू पे। तो जब मिस्टर बी सॉफ्ट ड्रिंक्स लेके आया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे पैसे दे दीजिए सर, मुझे पैसे उसने नहीं दिए हैं। तो मैं कहा ठीक है, इसे मैंने 1 लाख रुपए दे दिए। वेदर आई वॉज लाइबल टू पे, वेदर आई वॉज लाइबल टू पे, आंसर इज नो। हु वॉज लाइबल टू पे टू मिस्टर बी? Mr. A was liable to pay to Mr. B. Mr. A was liable to pay. Who is the supplier? But who has paid this? Recipient has paid this. Supplier was liable to pay, but paid by recipient. Supplier was liable to pay but paid by recipient. Now what he is doing, now if he is making when he is issuing invoice by Mr. B and Mr. A to, so now when he is issuing invoice to me, he has issued invoice of taxable value or value of supply of rupees 5 lakh, which was the contract value, then it is okay. This will only be a journal entry like I have paid on behalf of you to someone else, and if you have included this, everything is right. If invoice has been done by Mr. A to me of rupees 5 lakh minus 1 lakh, 4 lakh, and IGST, let's say at the rate 18%. So 4 lakh into 18%, 72,000. So this is wrong. Why? Because you have directly excluded transaction value of rupees 1 lakh। 1 लाख रुपए का टैक्सेबल वैल्यू आपने कम कर दिया, और हम लोगों ने सीखा है जैसे ही टैक्सेबल वैल्यू आपने कम किया, अमाउंट ऑफ टैक्स कम हो गया। This is a transaction which has been routed just to reduce the amount of tax. So the government knows it. So there is an express provision in the act which states that any amount which the supplier was liable to pay but which has been paid by the recipient will be included in the value of supply of the supplier if
it has not been included. So if it is of 5 lakhs, then okay, then we will not include it. But it is if the value determined by supplier is 4 lakh, then we will add 1 lakh and value of supply will be 5 lakh. वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 लाख रुपए होगा इस केस में. Any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply, but which has been incurred by the recipient, of the supply. Very, very, very important. Not included in the price actually paid or payable. If included, अगर वो 5 लाख पे ऑलरेडी वैल्यू करता है तब ठीक है, नहीं करता है तो 4 लाख पे अगर करता है तो 1 लाख रुपए हम लोग और प्लस कर देंगे. इसका आप एक एग्जाम्पल नीचे देखिए. आउटवर्ड फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस का एक एग्जाम्पल आप देखिए. Outward freight and transit insurance charged by the supplier becomes part of the value of composite supply. आप लोग सप्लाई में पढ़ ही लिए होंगे, जीएसटी इस पेपर. ये वैल्यूएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ देखिए. In case of contract for supply is on ex-factory basis where the buyer himself pays the outward freight and insurance, the same will not be included in value of supply of goods. क्या मतलब हुआ यहाँ देखिए. So एक केस है, मिस्टर बी जो है गुड्स का सप्लायर है. तो मिस्टर ए ने ऐसे गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया. ये है, मान लीजिए आप पटना में, ये है दिल्ली में. तो इससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा कि मुझे ये गुड्स चाहिए, ये गुड्स मुझे खरीदना है. तो मिस्टर बी ने पूछा गुड्स तो मैं दे दूंगा पर इस गुड्स को आपको खुद ही ले जाना होगा. तो एक्स फैक्ट्री बेसिस का मतलब ये होता है कि मिस्टर बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल when the goods moves out of his factory. मिस्टर बी का ट्रांसपोर्टेशन का, फ्रेट का, आपके रास्ते में कुछ भी होता है तो उसके लिए मिस्टर बी जिम्मेदार नहीं है. तो मिस्टर बी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या था? गुड्स का ही कॉन्ट्रैक्ट था. बस मिस्टर ए ने मिस्टर सी से कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर सी एक ट्रांसपोर्टर होगा, कि मेरा गुड्स मिस्टर बी के फैक्ट्री से मेरे जगह पे आप पहुंचा दीजिए. तो यहाँ पे अगर मिस्टर सी से मैंने खुद कॉन्ट्रैक्ट करा है और इसका पैसा मिस्टर बी भी दे देता है, हो सकता है मिस्टर बी फॉर ईज, फॉर कन्वीनियंस, मिस्टर बी ने ये पैसा मिस्टर सी को पे कर दिया. सो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी. मिस्टर बी ने पैसा मिस्टर सी को पे कर दिया, पर whether he was liable to pay, he is the supplier and he is the recipient. ये दे दिया, ये सर सेपरेट सप्लाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. If recipient has paid directly, then Mr. B is not in picture anywhere. तो इस केस में ऐसा नहीं करेंगे कि this is the amount which the supplier was liable to pay but the recipient has paid this. No, this is a separate supply between this recipient and this supplier. Mr. B is nowhere involved in this. So this is what which was mentioned in notes कि यहाँ पे अगर एक्स फैक्ट्री बेसिस पे सप्लाई होता है तो यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. वो स्पीडर्स मीट था, यहाँ अपना स्टूडेंट्स मीट था, कोई दिक्कत नहीं है. ये यहीं पे देख लेते हैं. इंसिडेंटल एक्सपेंस कोई भी होगा, मान लेते हैं पैकिंग हो, कमीशन हो, डिलीवरी हो, कुछ भी चीज अगर सप्लायर मेरे से चार्ज कर रहा है बिफोर डिलीवरी of goods or supply of services or at the time of, during supply और before supply अगर चार्ज कर रहा है मेरे से, for example inspection, certification charges, installation, testing, weighment charges, सब composite supply है. Incidental expense including commission, packing charged by the supplier to the recipient of a supply and any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods or services or both. कुछ भी आप मेरे से करते हैं, एनीथिंग डन बाय द सप्लायर, सप्लायर मेरे लिए कुछ भी करता है बिफोर और ऑन सप्लाई तक, सप्लाई होने एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई और एट द टाइम ऑफ सप्लाई कुछ भी करता है और सब कुछ ऐड होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं एक
टीवी लेने जाता हूँ, टीवी मिस्टर ए एक टीवी लेने मिस्टर बी के यहाँ पे जाता है और मिस्टर बी से रिक्वेस्ट करता है कि आप एक स्पेशल पैकिंग कर दीजिए जिससे ये टीवी में कुछ दिक्कत नहीं आई, ये टीवी रास्ते में टूटे नहीं, कुछ भी नहीं हो। तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी बोलता है कि इस टीवी का प्राइस होगा 10,000 रुपीज और स्पेशल पैकिंग आपको लगेगा वो 1,000 रुपए का और लगेगा। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 11,000। एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये आपका ऐड हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचता है, एक इंटरेस्ट का और एक आपका सब्सिडी का, एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट किस चीज के लिए, और डिले पेमेंट। इंटरेस्ट इन जनरल आप लोग पढ़े होंगे कि इंटरेस्ट पे एग्जेम्पशन है, इंटरेस्ट जो है उस पे जनरली टैक्स नहीं लगता है, पर इस केस में यहाँ पे डिले पेमेंट का इंटरेस्ट है, डिले पेमेंट का इंटरेस्ट टैक्सेबल है। अब आप समझिए इंटरेस्ट को हमेशा इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे। एनी इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई पेनल्टी भी हो सकता है, कोई फी भी हो सकता है डिले पेमेंट के लिए। मिस्टर ए और मिस्टर बी, एक हो गया सप्लायर, एक हो गया रेसिपिएंट। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई गुड्स बेचा और इसे 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया। 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया मतलब 1 महीने में आप पैसा चुका सकते हैं। अगर 1 महीने तक नहीं चुकाते हैं तो आपको 12% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। मान लो वैल्यू ऑफ सप्लाई है आपका 5 लाख रुपए, ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए आपको जो है लगेगा। परफेक्ट है यहाँ तक। अब ये 1 महीने के अंदर में पैसा नहीं चुकाया, नहीं चुकाया तो 1 महीने के बाद मान लो 2 महीना, 3 महीना लेट कर दिया, तो 1 महीना तो फ्री था, कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीना लेट हो गया तो 2 महीना का आप इंटरेस्ट लगा दीजिए। मान लो 12 लाख इंटू 12% इंटू 2 मंथ बाय 12 मंथ, तो 5 लाख इंटू 12% इंटू 2/12, तो मान लो ये आया 10,000। अब ये 10,000 रुपए भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। कौन से मंथ में होगा, जिस महीना में ये इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इस इंटरेस्ट को अगर आपको क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली नहीं दिया रहेगा कि ये एक्सक्लूडिंग टैक्स है तो आप इसको इंक्लूडिंग मानोगे, मगर अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मतलब 10,000/100 प्लस टैक्स रेट इन परसेंटेज। तो आपका निकल जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ सप्लाई और फिर उसको टैक्स का रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा अमाउंट ऑफ टैक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट के केस में अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ रहेगा तो मानना यही है कि ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। अब हम लोग फिर से नोट्स में आते हैं, इंटरेस्ट को देखते हैं। इंटरेस्ट, लेट फीस एक्सेट्रा। टाइम ऑफ सप्लाई विल बी व्हेन सच अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर। टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज मंथ चेंज हो जाएगा। सेम रेट ऑफ टैक्स, जो मेरा मेन सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस पे एप्लीकेबल था वही टैक्स लगेगा बिकॉज कॉम्पोजिट सप्लाई है, इसीलिए। If in question when there is no specific mention of separate collection of GST, treat the amount received as inclusive of। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आपको inclusive of tax ही मानना है। परफेक्ट है, ये अपना एग्जाम्पल था, ये अपना प्रोविजन है। इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हो रहा है, उसका अगर कोई इंटरेस्ट लग रहा है तो उसको इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। अब आते हैं हम लोग सब्सिडी। लास्ट प्रोविजन इंक्लूजन्स का लास्ट प्रोविजन है सब्सिडी। सब्सिडी का नेचर, प्राइस लिंक्ड, अदर देन प्राइस लिंक्ड,
सच एज ब्लैंकेट सब्सिडी। सो प्राइस लिंक सब्सिडी का ही यहाँ पे डिस्कशन है। प्राइस लिंक सब्सिडी ही इंक्लूड होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। इसका भी हम लोग एक और सब कैटेगरी देखेंगे कहाँ पे इंक्लूड होगा कहाँ पे नहीं होगा। पर अदर देन प्राइस लिंक सब्सिडी का कोई इंक्लूजन एक्सक्लूजन का बात नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ब्लैंकेट सब्सिडी मतलब कोई सरकार या कोई एनजीओ या कोई भी आपको सप्लायर को अगर एक ऐसी सब्सिडी देता है जो प्राइस से लिंक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस फोन का प्राइस अगर 5,000 रुपए है तो इसका एक सब्सिडी आ गया प्राइस लिंक की 1,000 रुपए इसका प्राइस में घटा दीजिए, आप 4,000 में ही बेचिए, हम आपको 1,000 रुपए सब्सिडी देंगे। पर नॉर्मल ब्लैंकेट सब्सिडी है जो प्राइस से लिंक नहीं है, उसका यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। प्राइस लिंक सब्सिडी का बात हो रहा है। अब सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट और अदर देन। सो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो सब्सिडी रिसीव हो रहा है ये कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज सरकार ही एक तरफ सब्सिडी दे रही है और एक तरफ बोलेगी वैल्यू ऑफ सप्लाई में सब्सिडी को आप इंक्लूड करिए, तो फिर से इस पे एक बार और टैक्स लगेगा। बिकॉज वैल्यू ऑफ सप्लाई जितना ज्यादा होगा उतना ही अमाउंट ऑफ टैक्स ज्यादा होगा, तो सब्सिडी का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट छोड़ के कोई और सब्सिडी दे रही है तो ये सब्सिडी जो है इंक्लूड होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप एक एग्जाम्पल से इसे देखिए। A Limited is supplying पेन फॉर ₹3। अब जब ऐसा दिया रहेगा कि सप्लाइंग पेन फॉर ₹3 और बाद में दिया रहेगा प्राइस लिंक सब्सिडी, प्राइस लिंक सब्सिडी इज ₹2, तो आप ऐसा ही मानेंगे कि ये ₹3 का पेन जब सप्लाई हो रहा है तो आफ्टर सब्सिडी है, मतलब इसका प्राइस पहले ₹5 होगा, ₹2 घट के ₹3 है। इस 3 में से और ₹2 नहीं घटाएंगे, बिकॉज जो सेल हो रहा है वो आफ्टर सब्सिडी ही होगा। अब इसमें पहला केस है, अगर ये सब्सिडी जो दे रहा है वो दे रहे हैं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ₹3 पे ही बिकेगा, ये ऐड नहीं होगा। ठीक है। सेकंड केस, कोई एनजीओ दे रही है सब्सिडी, एनजीओ, होल्डिंग कंपनी, कोई भी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रही है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा ₹3 प्लस ₹2 इक्वल टू ₹5, तो ये इंक्लूड हो जाएगा। अब एक चीज बस ध्यान रखिएगा, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सब्सिडी सप्लायर को मिलना चाहिए। अगर इस ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड को अगर सप्लाई करे और सब्सिडी बी लिमिटेड को मिल रहा है तो उससे ए लिमिटेड को क्या मतलब है, तब तो उसका प्राइस ₹5 ही है, तब तो ये 3 होगा ही नहीं, ये 5 ही होगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं नोट्स में अब फिर से। Subsidies directly linked to the price, excluding subsidies provided by central government और state government। central government और state government का सब्सिडी इंक्लूड नहीं करेंगे, और इसके अलावा कोई भी प्राइस लिंक सब्सिडी देगा तो वो सब्सिडी इंक्लूड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही इसका। ये हम लोग देख ही लिए, एक एग्जांपल है। सप्लाई प्राइस है 10,000, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, इसमें डिले अगर करेंगे तो 12% का इंटरेस्ट रहेगा। पेमेंट 3 मंथ्स के बाद आया है तो 10,000 इंटू 12, डिले कितना है 3 महीना का ये है, 1 महीना फ्री है, 2 महीना का डिले है, 1 महीना तो क्रेडिट पीरियड था ही, तो उसका क्यों इंटरेस्ट रहेगा। इंटू 2/12 ₹200 आ गया 10,000 का, इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर देंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा 10,200। 10,000 का सप्लाई है, 200 इंटरेस्ट हैज बीन अज्यूम टू बी एक्सक्लूसिव, पर एक्सक्लूसिव एज्यूम नहीं करेंगे, नहीं बताया रहेगा तो हमेशा इंक्लूसिव एज्यूम होगा। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹10, एक पेन का सेलिंग प्राइस ₹10 है। प्राइस लिंक सब्सिडी रिसीव्ड बाय द कंपनी, कंपनी को प्राइस लिंक सब्सिडी मिलता है ₹3 पर पेन।
Therefore the company charges only 7 rupees. तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 7 रुपए। 3 रुपए जो है कंपनी को सब्सिडी मिलता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिला तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 7 रुपए, अदर देन मिला तो 7 + 3 = 10 रुपीज। सिंपल है। और कोई क्लैरिफिकेशंस? ब्लैंकेट सब्सिडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ओनली प्राइस लिंक सब्सिडी। ब्लैंकेट सब्सिडी या डोनेशन कुछ भी मिलता है तो वो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे। एक मोल्ड्स इक्विपमेंट्स और ये आ जाता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये वाला बिलोंगिंग बट प्रोवाइडेड बाय एन अमोर्टाइज कॉस्ट। ये एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। टोयोटा कंपनी है, टोयोटा कंपनी का फॉर्च्यूनर और ये सब आता है। तो टोयोटा कंपनी कोई ए लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट की है कि आप मेरा बॉडी बिल्डिंग करिए, मतलब गाड़ी का मेन पार्ट्स, थोड़ा बहुत पेंटिंग डेंटिंग का काम अगर मैंने आउटसोर्स करा रखा है, कुछ भी काम आउटसोर्स करा रखा है जो जॉब वर्क के नेचर का है। जॉब वर्क क्या होता है? मेरे गुड्स पे कोई आदमी काम करेगा। मैन्युफैक्चरिंग से यही अलग होता है जॉब वर्क, मैन्युफैक्चरिंग अपने ही गुड्स पे होता है, जॉब वर्क ऐसे गुड्स पे होता है विच बिलोंग्स टू अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल ट्रक का बॉडी बिल्डिंग हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फैब्रिक प्रोवाइड किया और मैंने बोला आप इसको स्टिच कर दीजिए, इसे एक शर्ट बना दीजिए। तो शर्ट जो बन रहा है, फैब्रिक मैंने प्रोवाइड किया, फैब्रिक बिलोंग्स टू मी, बट यू आर डूइंग सम वर्क ऑन माई गुड्स, देन इट इज जॉब वर्क। तो टोयोटा कंपनी अगर अपनी गाड़ी को किसी और के यहाँ पे कुछ भी जॉब वर्क करवा रही है, तो मोल्ड्स डाइज और ये सब जो होता है, मोल्ड्स जिग्स, ये छोटा मोटा टूल्स है, ये अगर कंपनी प्रोवाइड कर रही है इसको, तो ये अगर कंपनी प्रोवाइड कर रही है, अब पहला केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मुझे ही देना था, ये मैं ही दूंगा क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो सामने वाले के पास नहीं है, चूंकि मेरा टोयोटा व्हीकल ऐसा एक स्पेसिफाइड व्हीकल है, इस तरह का व्हीकल है जो इसका आपको टूल्स मिलेगा नहीं, ये मैंने ही बनाया है, मेरे ही टूल से यूज करना होगा। तो इस केस में सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है जॉब वर्क का? ए लिमिटेड। रेसिपिएंट कौन है? टोयोटा। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, सप्लायर वाज नॉट लायबल, सप्लायर वाज नॉट लायबल फॉर फिक्स एक्सेट्रा। सप्लायर अगर लायबल नहीं था, सप्लायर लायबल नहीं था, मैंने प्रोवाइड करा दिया, इंक्लूजन नहीं होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, बिकॉज प्रोविजन क्या था? एनी अमाउंट विच सप्लायर इज लायबल टू पे बट पेड बाय द रेसिपिएंट और प्रोवाइडेड बाय द रेसिपिएंट। सो इन दिस केस सप्लायर वाज नॉट लायबल फॉर, I was only, Toyota was only liable to provide jigs so that job worker can do his job. In another case where supplier was liable, if supplier was liable, then he has to include that cost in his value of supply. That is only simple है, अगर supplier liable था तो include होगा, supplier liable नहीं था तो include नहीं होगा। यही है प्रोविजन। फिर से देखिए, मोल्ड्स एंड डाइज ओन्ड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कौन है? टोयोटा। सेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा का वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को दे दिया। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर मतलब बॉडी बिल्ड करेगा, वो कुछ भी करेगा, कंपोनेंट बनाएगा। ओरिजिनल इक्विपमेंट मेरा है, उसका कोई एक कंपोनेंट, उसका कोई एक पार्ट वो बनाएगा। तो वैल्यू ऑफ मोल्ड एंड डाइज shall not be added to the value of supply made by component manufacturer because cost of was not to incurred by the component manufacturer। फर्स्ट केस में एज्यूम यही किया गया है कि सप्लायर जो है लायबल नहीं था, तो नहीं इंक्लूड होगा। However, if contract is for supply of components by using the molds or dies belonging to component manufacturer, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर अपने मोल्ड्स और डाइज का यूज करके वो उस कॉन्ट्रैक्ट को करेगा, बट उसके बावजूद टोयोटा कंपनी ने अगर प्रोवाइड करा है,
तो उसका एमोर्टाइज कॉस्ट ऐड हो जाएगा। तो इस केस में नॉट इंक्लूडेबल, इस केस में इंक्लूडेबल। तो इंक्लूजन्स और इंक्लूजन्स अपना कवर्ड हो गया। इंक्लूजन्स को एक बार रिवाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपका आएगा ही क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इंक्लूजन्स में हम लोग क्या क्या पढ़े? फर्स्ट इंक्लूजन वाज कोई भी ऐसा टैक्स, फी, सेस कुछ भी अगर किसी दूसरे एक्ट में लेवी किया जा रहा है अदर देन जीएसटी एक्ट, जीएसटी, सीजीसी, जीएसटी एक्ट मींस सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, कोई भी जीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट, कुछ भी अगर लेवी किया जा रहा है प्लस सेपरेटली चार्ज्ड बाय द सप्लायर, सेपरेटली चार्ज्ड बाय द सप्लायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई टैक्स, फी या सेस कुछ भी आपको किसी और एक्ट के अंदर आपसे लिया जा रहा है और वो सप्लायर आपसे सेपरेटली चार्ज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी का, एक्साइज ड्यूटी का, वैट का, म्युनिसिपल टैक्स का, ये सब एग्जांपल हम लोग देखें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, टीसीएस इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज टीसीएस इज अ interim levy not having character of tax। ये interim levy, टीसीएस, टीडीएस बेसिकली ट्रांजेक्शन को ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए किया जाता है और कुछ भी नहीं। Second, any amount which the supplier was liable to pay but paid by the recipient, any amount which the supplier was liable to pay but paid by the recipient and not included in price actually paid or payable। हमारे एग्जांपल में अगर 5 लाख रुपए को वो इंक्लूड ऑलरेडी 5 लाख रुपए पर टैक्स बना दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो उस पोर्शन ऑफ अमाउंट को हटा दिया है तो फिर हम लोग वापस से इंक्लूड करेंगे। इफ इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन प्राइस देन इट्स गुड, कुछ नहीं करना है। थर्ड केस, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंस, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस, कब तक? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ये क्या होगा? ये कॉम्पोजिट सप्लाई होगा। कॉम्पोजिट सप्लाई में टैक्स का रेट क्या होता है? जो मेन सप्लाई पे है उस पे ही होता है, एनसीडीडी सप्लाई का टैक्स रेट नहीं लगता है। तो कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस, अगर कमीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, पैकिंग है, कुछ भी है, डिलीवरी है, इंस्पेक्शन है, कुछ भी अगर सप्लायर मेरे से चार्ज कर रहा है तो वो इंक्लूड हो जाएगा। पर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो उस गुड्स से रिलेटेड मैंने किसी और सप्लायर से करा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रांसपोर्टेशन कोई अलग ट्रांसपोर्टर से कर लिया हूँ अरेंज, तो वो इस सप्लायर के, अगर रेसिपिएंट खुद कोई ट्रांसपोर्टर से कोई सप्लाई कर लिया है अलग से इस गुड्स को ले जाने के लिए, तो वो वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो ये इंसिडेंटल नहीं है बिकॉज हियर द सप्लायर इज डिफरेंट। चौथा, चौथा हम लोग क्या पढ़े? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, लेट फीस कुछ भी है अगर फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो भी कंसिडरेशन था उस सप्लाई का, उसका लेट पेमेंट के लिए जो भी हम लोग इंटरेस्ट सप्लायर ने लेवी करा है तो उसको इंक्लूड करेंगे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा, अदरवाइज एक्सक्लूडिंग जीएसटी होगा। फिफ्थ पॉइंट, सब्सिडी। सब्सिडी कौन सा? प्राइस लिंक सब्सिडी। सीजीएसडी, अदर्स, सीजीएसडी का इंक्लूड नहीं करेंगे, अदर्स का इंक्लूड करेंगे। ब्लैंकेट सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगा। सब्सिडी किसको मिलना चाहिए? सप्लायर, जिसको सब्सिडी मिला है उसी के वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई का इंक्लूजन हो गया। अब एक पॉइंट हमारा यहाँ पे रह जाता है कि क्या क्या चीज हमारा एक्सक्लूड होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक्सक्लूजन्स में एक ही पॉइंट है हमारा और वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब कुछ चीज हम छूट दे देते हैं। तो डिस्काउंट अगर इनवॉइस तक है, इनवॉइस इशू करने के टाइम तक है तो इसको एक्सक्लूड कर दो। मतलब टिल द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ सप्लाई, सप्लाई बोलते हैं, टिल द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस अगर है तो उस डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर दो।
डिस्काउंट shall not be included in value of supply means it will be excluded. Not included का मतलब ही तो excluded है. डिस्काउंट गिवन कब मिल रहा है और क्या कंडीशन है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई से पहले या सप्लाई होने तक अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो ये इनवॉइस में ड्यूली रिकॉर्डेड होगा और ये एक्सक्लूड हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है. अगर इनवॉइस इशू करने तक कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है तो, और इनवॉइस इशू करने तक दिया जा रहा है मतलब इनवॉइस में रिकॉर्डेड होगा. अगर इनवॉइस में डिस्काउंट रिकॉर्डेड है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसको एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे. एग्जाम्पल इसका जैसे 1 लाख रुपए का कोई गुड्स है, इसमें 20% डिस्काउंट दे दिया तो 20,000 हो गया. ये इनवॉइस में रिकॉर्डेड है तो 80,000 का हमारा यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा. वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख नहीं होगा, 80,000 होगा और जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाएगा. आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड, पर अब सप्लाई हो चुका है, सप्लाई के बाद दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट सप्लाई. पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, इसको बोलते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, मतलब सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है. तो इसमें क्या है, इसका प्रोविजंस ऐसे चेंज हो चुका है पर वो अभी नोटिफाई नहीं हुआ है तो आप लोगों के लिए यही एप्लीकेबल है. इसमें 3 कंडीशन है. कंडीशन 2 है पर एक के अंदर 2 है और एक में 1 है, तो 3 कंडीशन है. पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में एक्सक्लूड तभी होगा, वैल्यू में से डिस्काउंट तभी घटेगा जब वो एक एग्रीमेंट होना चाहिए. डिस्काउंट जो है इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट होना चाहिए. सप्लाई से पहले या सप्लाई तक वो एग्रीमेंट ही नहीं कि सप्लाई हो गया उसके बाद एग्रीमेंट नहीं हो सकता है. सप्लाई होने तक मतलब इनवॉइस जब इशू हुआ है, अब इनवॉइस सप्लाई ही बढ़ी, सप्लाई होने तक या सप्लाई से पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि टर्म्स क्या है डिस्काउंट का और वो इनवॉइस से लिंक होना चाहिए. तो एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस लिंक टू इनवॉइस होना चाहिए. हर डिस्काउंट इनवॉइस से लिंक्ड होना चाहिए. पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में अगर वो इनवॉइस से लिंक्ड नहीं है तो वो डिस्काउंट एक्सक्लूड नहीं होगा. 2 कंडीशन यहाँ पे हो गया. एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कब होगा? इनवॉइस मतलब सप्लाई होने या सप्लाई होने से पहले, होने तक या होने से पहले, मतलब होने तक हो गया तो होने से पहले उसमें ही आ गया. तो एग्रीमेंट होना चाहिए और लिंक टू इनवॉइस होना चाहिए. और उस जितना में डिस्काउंट को रिड्यूस कर रहे हैं उस डिस्काउंट के अगेंस्ट में आईटीसी रेसिपिएंट के द्वारा रिवर्स कर देना चाहिए. इसको अच्छा से समझिए. ओरिजिनल सप्लाई जब हुआ था वैल्यू था 1 लाख रुपए और आईजीएसटी था 18% मतलब 18,000 रुपए. तो इस 18,000 का आईटीसी तो रेसिपिएंट ले लिया होगा. अब डिस्काउंट दे दिया जा रहा है 10,000 रुपए का. पोस्ट सप्लाई है. पोस्ट सप्लाई के केस में एग्रीमेंट होना चाहिए. पहला है एग्रीमेंट है. लिंक टू इनवॉइस होना चाहिए. लिंक टू इनवॉइस है. थर्ड केस है आईटीसी रिवर्सल बाय द रेसिपिएंट. ये रेसिपिएंट जो 18,000 का आईटीसी ले लिया था ये 18,000 के लिए तो एलिजिबल है नहीं. 10,000 के अगेंस्ट में प्रोपोर्शनेट आईटीसी इसमें कितना हो रहा है? 1,800 रुपए आपको रिवर्स करना होगा, तभी सप्लायर को 10,000 रुपए का रिडक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई में मिलेगा. क्लियर है? कुछ इसका क्लैरिफिकेशंस सर्कुलर से आता है. सर्कुलर का ही यहाँ पे आपका क्लैरिफिकेशंस दिया हुआ है. स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर ऑफर्स. जब आप खरीद रहे हैं, जब आप परचेज कर रहे हैं तभी आपको पता है कि जितना आप खरीदेंगे उस हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा. ये इनवॉइस इटसेल्फ आपको, आप कोई मार्ट में गए वहां दिया हुआ है कि 1,000 खरीदेंगे तो 10%, 5,000 खरीदेंगे तो 15%. तो ये तो पहले से ही पता है और ये खरीदते टाइम ही है, ये पोस्ट सप्लाई नहीं है. ये सप्लाई के टाइम पे अगर आप 5,000 का करेंगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसी टाइम मिल जाएगा. तो जब इनवॉइस में है तो इसमें तो कोई एग्रीमेंट, कोई आपका लिंक टू इनवॉइस नहीं होना चाहिए, कोई आईटीसी रिवर्सल का बात नहीं है. ये इनवॉइस में ही दिखा दिया जाएगा
कि आप इतना खरीदें, 10,000 पे 10%, 20,000 पे 15, 30,000 पे 30, तो जितना का आप खरीदे उस हिसाब से आपको मिल गया, तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो 10,000 का अगर खरीदे तो 10% डिस्काउंट मतलब 1,000, तो 9,000 हो गया, और 9,000 पे ही टैक्स लगेगा। बहुत सिंपल है। पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट, फॉर एग्जाम्पल आपको 1% या 2% डिस्काउंट दे दिए, 10,000 पीस अगर आप खरीदे तो 1% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो डिस्काउंट मिला था आपको खरीदते टाइम पे वो तो अलग ही, एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट है पर पोस्ट सप्लाई है। सप्लाई के बाद, तो सप्लाई के बाद जब डिस्काउंट है तो फिर 3 कंडीशन है। पहला है एग्रीमेंट, दूसरा है आपका लिंक टू इनवॉइस, तीसरा है आईटीसी रिवर्सल्स। तो इस केस में ऐसा डिस्काउंट जब होता है 1%, 2% डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो ये शुरुआत में ही ये एग्रीमेंट के टर्म्स के हिसाब से ही होता है, तो यहाँ पे ये कोई दिक्कत नहीं है। लिंक टू इनवॉइस होना चाहिए, ये सेपरेट कंडीशन है, प्लस आईटीसी रिवर्सल अगर होगा तो एक्सक्लूड हो जाएगा। सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है? सेकेंडरी डिस्काउंट आर नॉट नोन, ये सेकेंडरी डिस्काउंट ऐसा होता है जो सेकेंडरी नेचर का है, ये जब सप्लाई हो रहा है तब ये पता नहीं है कि ये डिस्काउंट हमको देना है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंपनी का एक साल बोर्ड मीटिंग हुआ, तब पता चला कि तब उन्होंने बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जो भी इतना पीस से ज्यादा लिया होगा उसको हम इतना रुपए और डिस्काउंट दे देंगे, या जो भी हमसे टीवी खरीदा होगा उसको तो 25,000 रुपए में अगर हम टीवी बेचे होंगे तो 25,000 के बदले हम उसको वैल्यू करके 24,000 कर देंगे, तो 1,000 रुपए पर टीवी घटा रहे हैं। पर ये जब सप्लाई हो रहा था तब पता नहीं था, तब अगर पता होता तो इनवॉइस में ही हो जाता, तो ये एग्रीमेंट से हो भी नहीं सकता। ये उस टाइम एग्रीमेंट नहीं था कि इतना रुपया होगा, तो होता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर नहीं था। तो सेकेंडरी डिस्काउंट जो है वो एक्सक्लूड नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम लोग कमर्शियल क्रेडिट नोट या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू करेंगे जिसमें जीएसटी का कोई रिडक्शन नहीं होगा। तो 25,000 को अगर हम 24,000 करेंगे तो इस 1,000 के अगेंस्ट में कोई जीएसटी एक्सक्लूड नहीं होगा। नो क्लेम बोनस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। नो क्लेम बोनस क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, उसका प्रीमियम है 5,000 रुपए, तो कंपनी बोलती है कि अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं साल में तो ये 5,000 रुपए का जो आपका प्रीमियम है, इस 5,000 को हम घटा के 4,500 नेक्स्ट ईयर में कर देंगे, तो 500 रुपए का हमको डिस्काउंट मिला। तो 500 रुपए का जो डिस्काउंट है ये इनवॉइस, मतलब जब नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम का मैं पेमेंट करूंगा तो ये इनवॉइस में ही रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जो चीज इनवॉइस में ही रिकॉर्डेड है उसका रिडक्शन तो होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। GST shall be payable on actual amount after deduction of no claim bonus. So 5,000 minus 500 क्या है? नो क्लेम बोनस है, तो 4,500 पे आपको टैक्स पे करना है। मतलब अभी तो हेल्थ इंश्योरेंस पे ऐसे है नहीं जीएसटी। फॉर नॉट मेकिंग एनी क्लेम्स, तो नो क्लेम बोनस क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप अगर आप कोई क्लेम नहीं लिए हैं उस साल में तो कंपनी आपको लेस रिस्की समझती है और आपका प्रीमियम थोड़ा सा घट जाता है। यहाँ तक तो ठीक है। तो एक्सक्लूजन्स का तो सारा ही हो गया। एक एग्जाम्पल है, द एग्रीमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड विद इट्स डीलर इज दैट परचेज ऑफ टीवी ओवर 100 पीसेस। एग्रीमेंट है सेल इंटाइटल देम टू डिस्काउंट ऑफ, एग्रीमेंट है, अगर इसमें एग्रीमेंट है प्लस अगर इसमें लिंक टू इनवॉइस होगा और आईटीसी रिवर्सल्स होगा तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे। बी लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू सी लिमिटेड एट इतना, चार्ज जीएसटी रुपीज इतना एंड आईजीएसटी एट द रेट 18%. Terms of supply stipulated at the rate 2% discount will be given to C Limited, no such terms. अगर टर्म है कि 2% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर 2 महीना के अंदर में पेमेंट कर देंगे, तो डिस्काउंट अभी ही दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है। नो सच टर्म्स, कोई टर्म नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं है तो फिर कैसे डिस्काउंट होगा? ए लिमिटेड अनाउंसेस टर्नओवर डिस्काउंट आफ्टर रिव्यूइंग डीलर परफॉर्मेंस। These discounts are based on performance labs and are given as cashback. सो टर्नओवर डिस्काउंट जो है एक्सक्लूड नहीं होगा, बिकॉज वो वैसा ही है कि अगर 5,000 पीस से ज्यादा आप लिए थे तो 25,000 के बदले अब हम 24,000 पे उसको वैल्यू करेंगे, तो टर्नओवर डिस्काउंट कभी भी एक्सक्लूड
नहीं होगा, बिकॉज दिस वॉज नॉट नोट। सो क्रेडिट नोट का डिस्काउंट का फ्लो कैसे होता है? पोस्ट सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लाई तो 10,000 रुपए पे हो गया है, अब अगर हमको पोस्ट 1,000 रुपए का डिस्काउंट देना है तो 1,000 रुपए का हम लोग क्रेडिट नोट इशू करेंगे। अगर वो वैल्यू मतलब डिस्काउंट्स का एक्सक्लूजन में आ रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई ऐसा डिस्काउंट है जो एग्रीमेंट भी है, इनवॉइस भी है, आईटीसी रिवर्सल्स भी है, तो 1,000 रुपए का हम लोग इसको क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्रेडिट नोट इशू करने से क्या होगा, 10,000 का वैल्यू मेरा 1,000 से घट के 9,000 अब हो जाएगा। तो 1,000 रुपए का क्रेडिट नोट और इस पे 18% 180, ये दोनों डिडक्शन होगा, तो जो भी मेरा करंट मंथ का सप्लाई होगा उससे मेरा रिड्यूस हो जाएगा। इसको हम अपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करेंगे, सामने वाले के जीएसटीआर 2A2 भी में रिफ्लेक्ट होगा। आईएमएस डैशबोर्ड में इसे अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब वो इसका आईटीसी रिवर्सल एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो मुझे रिडक्शन अलाउड होगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब आईटीसी रिवर्सल वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो रिडक्शन अलाउड नहीं होगा, बिकॉज देयर आर 3 कंडीशंस: एग्रीमेंट लिंक टू इनवॉइस प्लस आईटीसी रिवर्सल बाय द रेसिपिएंट। If any of this condition fails to satisfy, then discount will not be excluded from value of supply. अगर डिस्काउंट एक्सक्लूडेड नहीं होगा तो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू करेंगे। यही तक था। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। इसका अगर हम लोग एक मास्टर क्वेश्चन इसका एक अगर कर लें, एक सेकेंड, इसका अगर एक आईसीआई का एक क्वेश्चन अगर तो अब हम लोग आईसीआई का एक क्वेश्चन कर लेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 16 में आप आ जाइए। वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नंबर 16 में तो सारा प्रोविजंस कवर हो जाएगा। Question number 16. Avient Limited, registered in Noida, Uttar Pradesh, is a supplier of machinery used for making bottle caps. तो ये क्या बना रही है? बॉटल कैप्स बना रही है। द सप्लाई ऑफ मशीनरी इज इफेक्टेड एज अंडर होलसेल प्राइस ऑफ मशीनरी एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस। होलसेल प्राइस है 42 lakhs, पर एक्चुअल प्राइस जो है 10% ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब 42 प्लस 10% या 42 माइनस 10% डिपेंडिंग ऑन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इससे हमें क्या मतलब है? आप किसी को अगर कोई सप्लाई रिलेटेड पर्सन के बीच में नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं, आप लॉस में भी बेचेंगे तो लॉस ही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। Apart from price of machinery, Avient Limited charges from the customer associated handling and loading charges of 10,000, installation and commission charges of 1 lakh। तो price of machinery के अलावा मशीनरी हैंडलिंग और लोडिंग करने का चार्जेस और उस मशीनरी को इंस्टॉल करने का और कमीशनिंग का चार्जेस है 1 लाख रुपए। तो इंसिडेंटल एक्सपेंस दो है, 10,000 रुपए एक और दूसरा 1 लाख रुपए, दोनों इंसिडेंटल एक्सपेंस है। इंसिडेंटल एक्सपेंस इज इंक्लूडेड इन value of supply, means which is charged by the supplier for anything done in relation to the supply। The machinery can be dismantled, उसको dismantle किया जा सकता है, सब कोई मतलब का बात नहीं। Transportation of machinery to the customer's premises is arranged by Avient Limited through a third-party service provider GTA। The customers entered into a separate service contract with the GTA and pays the freight directly to it। Avient Limited जो supplier है वो मशीनरी तो सप्लाई करता है, पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक थर्ड पार्टी के थ्रू अरेंज करता है। मान लेते हैं मैं एविएंट लिमिटेड से मशीनरी खरीद रहा हूँ, एविएंट लिमिटेड मुझे ट्रांसपोर्टर के बारे में बता देता है, पर मैं और ट्रांसपोर्टर एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं इस गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि ये एक सेपरेट सप्लाई है। इसमें एविएंट लिमिटेड ना ही वो लायबल टू पे था, ना ही इंसिडेंटल चार्जेस है, कुछ भी नहीं है। दिस इज अ सेपरेट सप्लाई बिटवीन मी एंड द ट्रांसपोर्टर। एविएंट लिमिटेड इज नोवेयर रिलेटेड टू इट।
because I am entering into a separate service contract with the GTA and I am paying the freight directly to it. Even if it is paid by Avient Limited, it doesn't matter. It is for convenience. If I am entering into a separate contract with GTA and even Avient Limited is paying that amount to GTA, it doesn't matter. A cash discount of 2% on the price of machinery is offered at the time of supply. टाइम जब सप्लाई हम कर रहे हैं तभी 2% का डिस्काउंट दे देते हैं अगर कस्टमर एग्री कर जाता है कि हम 15 दिन के अंदर में पेमेंट कर देंगे, तो 15 दिन के अंदर में अगर पेमेंट कर देंगे तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो एट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई कोई भी डिस्काउंट देते हैं इनवॉइस में रिकॉर्ड करते हैं, रिड्यूस होगा, कोई टेंशन ही नहीं है, रिड्यूस कर देंगे. इन द इवेंट ऑफ फेलियर अगर वो नहीं देता है तो रिकवर कर लेंगे डिस्काउंट हम लोग जो पहले दिए थे. डिस्काउंट तो रिकवर करेंगे ही करेंगे, 2% का जो डिस्काउंट दिए हैं वो रिकवर कर लेंगे, प्लस सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ. एक भी दिन अगर लेट होगा तो 1% इंटरेस्ट पर मंथ से चार्ज करेंगे. एक महीना हो एक दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% पर मंथ के हिसाब से चार्ज होगा. नो सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी इज रिकवर्ड. कोई सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं दे रहा है, मतलब इंटरेस्ट जो होगा वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा. नहीं भी बताता तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ही होता. इंटरेस्ट किस पे लगेगा? टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर. कस्टमर से जो टोटल अमाउंट ड्यू होगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा. परफेक्ट है. टैक्स ड्यूज पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब जीएसटी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में जो जीएसटी जब मशीन बेचे थे जो जीएसटी लगेगा उसका ड्यूज पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा. मतलब टोटल अमाउंट ड्यू जो होगा वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी होगा. फॉर एवरी मशीनरी सप्लाइड एविएंट लिमिटेड रिसीव्स अ प्राइस लिंक्ड सब्सिडी ऑफ 2 लाख फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी डिलीजेंट लिमिटेड. एविएंट लिमिटेड जितना मशीनरी सप्लाई करेगा हर मशीन के अगेंस्ट में 2 लाख रुपए का सब्सिडी उसको उसके होल्डिंग कंपनी डिलीजेंट लिमिटेड से मिलेगा. तो सब्सिडी इफ प्रोवाइडेड बाय अदर देन सीजी और एसजी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई. एविएंट लिमिटेड हैज सप्लाइड अ मशीनरी टू एन अनरिलेटेड पार्टी. इस केस में एक अनरिलेटेड पार्टी को बेचा है. तो जब अनरिलेटेड पार्टी को होगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई shall mean transaction value which is price actually paid or payable. तो जो प्राइस होगा वही मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा. इनवॉइस वाज इशूड ऑन 29 अगस्त बाय एविएंट लिमिटेड. कॉर्पोरेट ऑफिस है न्यू दिल्ली में. कॉन्ट्रैक्ट हुआ एविएंट लिमिटेड के साथ फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी. मतलब रेसिपिएंट जो है उसका कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली में है, पर मशीनरी इंस्टॉल होगा आपका हरियाणा में, गुरुग्राम में. दो अलग स्टेट, मतलब रेसिपिएंट का एड्रेस अलग है पर डिलीवरी अलग है. ये प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं. डेफोडिल प्राइवेट लिमिटेड जो रेसिपिएंट है वो फ्रेट का पैसा डायरेक्टली जीटीए को दे दिया, मतलब ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट. डिस्काउंट एट द रेट 2% तभी मिलेगा जब 15 दिन में दे देंगे. पर डेफोडिल लिमिटेड जो है 30 सितंबर को दिया है, तो 29 अगस्त से 30 सितंबर, 29 अगस्त से जो है एक महीना से ज्यादा हो गया. एक दिन ज्यादा हो 2 दिन ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है. तो 29 अगस्त से 29 सितंबर एक महीना हो गया और 29 सितंबर से एक दिन और हो गया. तो एक महीना और एक दिन हो 2 दिन हो कुछ भी हो तो 2 महीना का इंटरेस्ट लगेगा. तो कितना महीना का इंटरेस्ट? जब रिकवरी होगा तो 2 महीना का इंटरेस्ट लगेगा, प्लस डिस्काउंट जो दिए थे वो भी रिकवर करेंगे. तो वो भी डिस्काउंट बोल के रिकवर करेंगे, पर है तो वो लेट फीस पेनल्टी इंटरेस्ट फॉर डिलेड कंसिडरेशन. बॉटल कैप मशीन का रेट है 12% आईजीएसटी सीजीएसटी. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है इतना, अदर सर्विस. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे. बॉटल कैप मेकिंग मशीन का 12% है. बाकी जो भी एंसिलियरी सप्लाई है उस सब पे उसका कोई भी टैक्स रेट हो उससे कोई मतलब नहीं. वो मेन सप्लाई का टैक्स रेट ही लगेगा. जो प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स रेट है वही टैक्स रेट अप्लाई होगा. तो जीएसटी का लायबिलिटी निकालना है. मेक सुटेबल assumptions wherever limited, wherever needed. तो करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. Statement showing computation of statement showing computation वैल्यू ऑफ सप्लाई. इसमें एक्चुअली टैक्स निकालने का क्वेश्चन है, पर वैल्यू ऑफ सप्लाई एक बार देखते हैं. तो सबसे पहले क्या है? प्राइस ऑफ मशीनरी.
जो प्राइस था, पर्टिकुलर्स प्राइस क्या था मशीनरी का, कौन से प्राइस पे सप्लाई हुआ है, 40 लाख। होलसेल प्राइस क्या मार्जिन है क्या नहीं, अगर अनरिलेटेड है तो उसको जिस पे सप्लाई किए हैं उसी पे हो जाएगा, तो 40 लाख पे सप्लाई किए हैं। ऐड करेंगे जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंस है, इंसिडेंटल एक्सपेंस क्या क्या था, पहला था आपका, पहला था हैंडलिंग, हैंडलिंग था 10,000, हैंडलिंग प्लस लोडिंग। सेकंड है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग 1 लाख। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, आएगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं आएगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट with GTA was a separate contract and I haven't paid any amount and there was no contract between the supplier and recipient of goods for transportation. Perfect. And subsidy, ये नोट 1 नोट 2 सब्सिडी ऐड करेंगे अदर देन CG और SG। ये प्राइस जो है जिस प्राइस पे ट्रांजेक्शन हो रहा है ये हमेशा एज्यूम करेंगे कि ये आफ्टर सब्सिडी है, इसमें से घटा मत दीजिएगा सब। उसके बाद हो जाएगा मेरा प्लस करके ये आ जाएगा मेरा, प्लस करने के बाद हो जाएगा ये 43,10,000 लेस करेंगे डिस्काउंट एट द रेट 2%। डिस्काउंट किस चीज का, प्राइस ऑफ मशीनरी का, ट्रांसपोर्टेशन और इसका इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का कोई डिस्काउंट नहीं होता है, प्राइस पे ही डिस्काउंट होगा। तो 40 लाख का 2%। अब एक क्वेश्चन आता है कि सब्सिडी तो ऐड कर रहे हैं पर सब्सिडी तो 42 लाख का डिस्काउंट निकालेंगे या फिर 40 लाख का डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट उसी चीज का निकालेंगे जिस वैल्यू पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के कारण इंक्लूड हो रहा है पर डिस्काउंट इज एक्चुअल ट्रांजेक्शन, डिस्काउंट एक्चुअल में दिया जा रहा है, वो कौन से अमाउंट का दिया जाएगा, 40 लाख का ही दिया जाएगा। तो 40 लाख का ये आ गया तुम्हारा 80,000। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया अगस्त का, क्योंकि 29 अगस्त को ट्रांजेक्शन हुआ था, तो कितना आ गया 42,30,000। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया 42,30,000। अब नेक्स्ट मंथ में आते हैं, सितंबर। जब इंटरेस्ट, जब मेरा लेट पेमेंट हुआ है, कितने महीने का लेट पेमेंट हुआ, 1 महीना प्लस, तो 2 मंथ हो गया बिकॉज मंथ एवरी मंथ एंड पार्ट देयर ऑफ, एक भी दिन होगा तो 1 महीना का इंटरेस्ट रहेगा, 2 महीना का, 2 महीना का इंटरेस्ट 2%, 1% पर मंथ था। अब देखिए डिस्काउंट, पहला तो डिस्काउंट का रिकवरी होगा, जितना डिस्काउंट दिए थे, डिस्काउंट कितना दिए थे 80,000, एड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे निकलेगा, अमाउंट ड्यू कौन सा है, 10,000 अमाउंट ड्यू था, अब तो डिस्काउंट का उसको बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो यही अमाउंट था, इसमें से माइनस मेरा 2 लाख, तो 41,10,000 वॉज माई अमाउंट ड्यू। अमाउंट कितना देना था बिफोर, अब तो डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो बिफोर डिस्काउंट आ रहा है 43,10,000, माइनस कर देंगे उसको, क्या जो सब्सिडी का पैसा उसको थोड़ी देना है, तो 43,10,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल 2 लाख इज इक्वल टू 41,10,000। अब 41,10,000 का 2% ले लीजिए, 41,10,000 इंटू 2%,
तो 1,62,200 आ गया। अब ये तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1,62,200 और टैक्स रेट क्या था, 12% गुड्स का टैक्स रेट था, तो कॉम्पोजिट सप्लाई है तो वही टैक्स का रेट लगेगा बाय 100 प्लस 12%, 1,62,200 डिवाइड बाय 1.12 इज इक्वल टू 1,44,821। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई दोनों मिला के हो जाएगा यहाँ पे 42,30,000 प्लस 1,44,821, 42,30,000, 42,30,000 प्लस 43,74,821। टैक्स का रेट हम लोग टैक्स नहीं निकाले हैं क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और टैक्स रेट नहीं अभी पढ़ाया गया आप लोगों को, इसीलिए नहीं निकाले हैं। जब हम लोग वो डिस्कस करेंगे तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट में वैल्यूएशन को 2-3 पार्ट में कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वो पढ़ेंगे जब सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड है और प्राइस जो है सोल कंसिडरेशन नहीं है। फिर एक पार्ट में हम लोग स्पेसिफिक सप्लाईज पढ़ लेंगे। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोगों का कोई भी डाउट आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।